नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 24 अगस्त। जो बड़ी खबरें निकल के आ रही फटाफट एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली और अहम जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद, योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लिया है बड़ा फैसला और यूपी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 महीने बाद सपा ने यूपी में सबसे बड़ा फेरबदल कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके प्रदेश की सभी यूथ और जिला इकाइयां भंग कर दी हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर अखिलेश ने सभी के पद खत्म कर दिए। अब नए सिरे से पार्टी नए लोगों को जिम्मेदारी देने वाली है। पार्टी सूत्रों की माने तो फिलहाल ये बदलाव अभी प्रदेश स्तर पर किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी में बदलाव हो सकते हैं। पार्टी में नए सिरे से प्रदेश के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता समेत अन्य पदाधिकारी चुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही अखिलेश यादव ने सबसे पहले प्रवक्ता का पैनल भंग कर दिया था। पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को निर्देश जारी कर दिया कि कोई भी व्यक्ति मीडिया में पार्टी की तरफ से नहीं जाएगा और ना ही कोई आधिकारिक बयान देगा। हर किसी को मीडिया से दूर रहने की हिदायत दे दी गई थी। तब से पार्टी में प्रवक्ताओं का पैनल भंग चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार हुआ और साथ ही आने वाले उपचुनाव को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आई है और सभी को भंग करके नए तरीके से, क्योंकि इसके पहले हम आपको बता दें कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए हैं और कुछ लोग अभी भी जाना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी में पूरी तरीके से संगठनात्मक रूप से जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। जो फ्रेश लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी कार्यभार संभालने जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव है, इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला किया है। लेकिन इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, कैबिनेट विस्तार होने के बाद और अखिलेश यादव के इकाई भंग करने के बाद आज आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंचे हैं और उन्होंने दिया है बड़ा टिप्स और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमियों को नाकाम करने के लिए बड़ा मंत्र दिया है। जी हां, दरअसल धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से सपा में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद लखनऊ में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करके एक तीर से कई निशाने साधे, जिसमें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गढ़ कहे जाने वाले इटावा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात, बदायूं शामिल है। इन इलाकों में भाजपा नेताओं को मंत्री बनाकर मुलायम के घरों पर सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। वहीं इस विस्तार के मंत्री पद से हटाए गए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सारे मसले के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद और जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रभावित वाले क्षेत्रों में मंत्री बनाया है, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और यही कारण है कि सपा सुप्रीमो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को एक्टिव करने के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है। बड़ी खबर, लेकिन हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के इस एक्शन रिएक्शन के बाद जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अखिलेश यादव से मिले हैं ओम प्रकाश राजभर और गठबंधन के लेकर अटकलें तेज कर दी है। जी हां, दरअसल यूपी की योगी सरकार में मंत्री रह चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सपा मुख्यालय पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई, जिसके बाद गठबंधन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात सूबे में होने वाली आगामी उपचुनाव के गठबंधन को लेकर है। भाजपा तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार बयान देने वाले ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद पहली बार ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि अनिल राजभर को प्रमोट कर योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट बनाए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर बेचैन हो गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से आगे की रणनीति पर चर्चा की है, ताकि अपने राजभर वोटों में सेध लगने से रोका जा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से गठबंधन तोड़कर अकेले मैदान में उतरने वाले ओम प्रकाश राजभर सूबे की 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा वो गठबंधन की तलाश में है। राजभर ये कह चुके हैं कि वो अम्बेडकर नगर की जलालपुर और बहराइच की बल्हा सीट से प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट से निकल जाने के बाद राजभर बदला लेने के मोड में है।
ऐसे में वो सपा के साथ गठबंधन करके उपचुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसके बाद पहली बार पार्टी के 4 विधायक जीते थे। इसके पीछे ये वजह मानी जा रही है कि बीजेपी के साथ पूर्व सहयोगी भी उनका मुकाबला है। यह पहली बार है कि जब बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में सपा को बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी अखिलेश के कंधों पर होगी। जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से कुछ सीटों पर राजभर की पार्टी के गठबंधन के फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि वहाँ पर राजभर वोट निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये जो गणित है, ये कहीं न कहीं फिट हो सकता है। फिलहाल देखने की बात होती है, लेकिन फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि 70 साल में अब तक की सबसे बड़ा संकट आर्थिक संकट आन पड़ा है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि एक सिर्फ सरकार और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, निजी क्षेत्रों में भी आज कोई भी किसी और को कर्ज नहीं देना चाहता है। राजीव कुमार ने कहा है कि मौजूदा हालात ऐसा हो गया है जो पिछले 70 सालों में अब तक नकदी का ऐसा संकट नहीं देखने को मिला था। सरकार के लिए अप्रत्याशित समस्या है, किसी भी पर कोई भी किसी पर यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए कैश बैठ गया है और कोई भी मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाह रहा है। ऐसे में अब संकट आन पड़ी है। 70 सालों में जो ना हुआ था वो अब हो गया है। इसी को बात को लेकर ज़बरदस्त तरीके से अब विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पर भी निशाना साध रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ये बड़ी बातें कही हैं, उससे सवाल खड़े होने लाजमी हो गए हैं। इस बीच विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार को अब देश को साफ साफ बता देना चाहिए कि अर्थव्यवस्था की दुर्दशा ऐसी क्यों हो रही है। व्यापार टूट रहा है, उद्योग डगमगा रहा है, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। इससे हो रहे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जी हाँ, तो इस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने आर्थिक सलाहकारों ने आखिरकार स्वीकार किया जो हमने पहले कहा था, भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरे संकट में है। अब हमारे समाधान को भी स्वीकार करें और ज़रूरतमंदों के हाथों में पैसा वापस करके अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करें, न कि लालची लोगों को। यानी यहाँ पर भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उद्योगपति का सरकार बता डाला है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां आर्थिक संकट होने की बात कर रही थी, आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जिस तरीके से कल स्वीकार किया है, उसके बाद मोदी सरकार घिर गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार की मुसीबत बढ़ गई है। सपा बसपा गठबंधन में रह चुकी आरएलडी भी अब योगी सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है और अब उनके विरोध में करने जा रही है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बिजली विभाग के खंड अभियंता कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष अजीत राठी ने बताया है कि बिजली विभाग द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है और शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार और अधिकारी पूरी तरीके से किसान विरोधी है, जिसके चलते विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देने की उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर पर जोरदार हमला किया है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बुधवार शाम को लोगों ने रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी मौजूद थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई। चंद्रशेखर के नेतृत्व में इस प्रदर्शन में यूपी से बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए थे। तुगलकाबाद की इस हिंसा को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरीके से गलत बताया। मायावती ने कहा कि बसपा के लोगों के कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की जो परंपरा है वो पूरी तरीके से आज भी बरकरार है, जबकि दूसरी पार्टियों और संगठनों के लिए ये आम बात है। हमें अपने संत और गुरु महापुरुषों के सम्मान में बेकसूर लोगों की किसी भी प्रकार की तकलीफ व क्षति नहीं पहुंचानी है। मायावती ने कहा है कि कल दिल्ली में खासकर तुगलकाबाद क्षेत्र में जो तोड़फोड़ आदि की घटनाएं घटित हैं वो अनुचित है, उसमें बसपा का कुछ भी लेना देना नहीं है। बसपा संविधान व कानून का हमेशा सम्मान करती है और इस पार्टी का संघर्ष कानून के दायरे में ही रहकर होता है। तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी मायावती ने फिर से निशाना साधा है ऐसे लोगों पर जो अराजकता पर उतर गए थे और 2 ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि उसमें बीएसपी का कोई भी व्यक्ति नहीं था। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है। आर्थिक संकट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब आया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि देश में कोई भी मंदी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब उन्होंने 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। उसमें पहला है कि निवेशकों पर बढ़ा हुआ सरचार्ज हटा लिया गया है और फैसला
मौजूदा वित्त वर्ष से ही लागू हो गया है। और दूसरा जो है, बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी जारी कर दी गई है ताकि लोगों को लोन मुहैया कराया जा सके। तीसरा, बैंक आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती को फ़ायदा, ग्राहकों को तुरंत फ़ायदा होगा। चौथे, बड़ी ऐलान कर दिया है कि कर्ज की ब्याज दरों में रेपो रेट से जुड़ेंगी, जो होम और ऑटो सभी लोनों की ईएमआई घटा देंगी। पांचवी बड़ा ऐलान है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लिक्विडिटी 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दी गई है। छठा, एमएसएमई के बकाया जीएसटी रिफंड 30 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। सातवां, स्टार्टअप और निवेशकों पर एंजल टैक्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आठवां, 1 मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस वाहन रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि के लिए वैध रहेंगे। नौवां, वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव का फैसला जून 2020 तक टल गया है। सरकारी विभागों में नए वाहनों की खरीद पर लगी रोक हट गई है। तो इन 10 बड़े ऐलान से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मुहिम मोदी सरकार कर रही है। फिलहाल देखने की बात होती है कि पटरी पर क्या अर्थव्यवस्था पाता है नहीं, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि जिस तरीके से अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा ने बड़ा ऐलान किया है, सभी इकाइयाँ भंग की हैं। आने वाले उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर से जिस तरीके से मुलाकात की है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या एक बार फिर से गठबंधन करना उपचुनाव में उचित होगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।